नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। किसी भी व्यक्ति को सुबह काम पर वक्त पे पहुंचने की जितनी जल्दी होती है, शाम के वक्त घर लौटने की इच्छा भी उतनी ही प्रबल होती है, क्योंकि आपके परिवार को आपका इंतजार होता है। दिन भर के अनुभव, सुख दुख और बच्चों की पढ़ाई की चिंता, सब कुछ तो बांटते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन एक शाम अगर कोई घर लौट कर ही ना आए, उन्हीं रास्तों पर चलकर, उन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर, उसी फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर घर ना लौटे, तो आप किसे दोष देंगे? मुंबई के फुट ओवर ब्रिज से अपने घर को चले कई लोग जिंदगी का पुल लांघ मौत की नींद सो गए। सीएसटी के पास फुट ओवर ब्रिज के ढहने की घटना ने प्रशासन की सतर्कता और काम करने के ढंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई ही नहीं, देश भर में पुल गिरने की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने सैकड़ों मासूम लोगों की जान ले ली। सरकार भी सेफ्टी ऑडिट के जरिए लापरवाहियों को कम करने की बात कहती है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज विशेष में बात होगी मुंबई के ओवरब्रिज हादसे की। जानेंगे कौन है जिम्मेदार, अब तक क्या हुई कार्रवाई और मुंबई में हुए अन्य पुल हादसों के बारे में। साथ ही भारत में हुए बड़े पुल हादसों पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या है इन हादसों को रोकने के उपाय। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। मुंबई में एक बार फिर पुल ढहने की घटना घटी है। 14 मार्च को फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इसमें 6 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। मुंबई में एक बार फिर पुल ढहने की घटना सुर्खियों में है। 9 महीने के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब फुट ओवर ब्रिज ढहने से लोगों को जान गंवानी पड़ी। ताजा घटना 14 मार्च की है। गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के करीब एक फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन को जोड़ने वाले डीएन रोड पर यह पुल है। जिस वक्त हादसा हुआ, फुट ओवर ब्रिज पर काफी संख्या में लोग थे। हादसे के वक्त पुल के नीचे भी 20 से ज्यादा लोग थे। 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ। 6 लोगों की मौत हुई है और 35 से 40 लोग घायल है। सबसे पहले जो घायल है उनको उनका इलाज करना, उनकी जान बचाना और उनको सहयोग करना, इसको ही प्राथमिकता दी गई है। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसकी तो जांच होगी, कार्यवाही होगी। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आईपीएस की धारा 304A के तहत मध्य रेलवे और बीएमसी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीएस की धारा 304A लापरवाही से मौत से जुड़ा मामला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और साथ ही घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठा रही है। घायलों को जीटी और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहन मुंबई नगरपालिका यानी बीएमसी प्रमुख को ये तय करने को कहा है कि फुट ओवर ब्रिज ढहने की घटना में प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है। मुख्यमंत्री ने सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में घायलों का हालचाल जाना। मैंने यहाँ सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में अभी जो पेशेंट्स है उनसे मैं मिला। करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में है, एक पेशेंट आईसीयू में है, लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुंबई में हुए ब्रिज हादसे के कारण हुई लोगों की मौत की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस हादसे में हताहत सभी लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर रेलवे के डॉक्टरों और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में बीएमसी के अधिकारियों को मदद करने की बात कही है। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हादसे के लिए किसकी जवाबदेही बनती है। भरत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल उठना लाजमी है, वो भी तब जब इस फुटओवर ब्रिज का संरचनात्मक ऑडिट हो चुका था। ऑडिट रिपोर्ट में ब्रिज को सुरक्षित मानते हुए थोड़ी बहुत मरम्मत की बात कही गई थी। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि हादसे के ऑडिट पर सवाल उठना लाजमी है। इस फुटओवर ब्रिज की देखरेख की जिम्मेवारी बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका की है। मुंबई में बार बार पुल ढहने की घटना सामने आ रही है। बावजूद इसके पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जा रहा। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली ऑडिट रिपोर्ट में इस पुल को लेकर क्या कहा गया। इस पुल का कुछ वक्त पहले ही ऑडिट भी किया गया और इसे सुरक्षित बता दिया गया। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये चौंकाने वाली बात है कि संरचनात्मक ऑडिट के बाद भी ऐसा हादसा हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे से संरचनात्मक ऑडिट पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट किसने और कैसे बनाई, इसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग पुल के गिरने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि जिन पुलों का संरचनात्मक ऑडिट पहले हो चुका है, इस हादसे के बाद उनकी भी फिर से समीक्षा की जाएगी। ये पुल 1981 में बना था और तभी से बीएमसी के इंजीनियरों के जिम्मे इसका रखरखाव था। इस हादसे के बाद बीएमसी की लापरवाही सामने आ रही है। हादसे के एक दिन बाद ही आनन फानन में बीएमसी ने बैठक की। इसके बाद बीएमसी ने दक्षिण मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास के इस सीएसटी ब्रिज को पूरी तरह से गिराने का फैसला किया। बीएमसी का कहना है कि रायगढ़ जिले के मलाड में बारिश में सावित्री पुल के बह जाने के बाद अगस्त 2016 में ऑडिट किया गया था। इस दौरान इस पैदल पार पुल की जांच की गई थी और इसे सुरक्षित पाया गया था। उस वक्त 354 पुल के संरचनात्मक मजबूती की जांच की गई थी। जिस पुल का हिस्सा 14 मार्च को ढहा, उसे C2B चिन्हित किया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके लिए थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है। मरम्मत के लिए निविदाएं जारी की गई थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। बीएमसी ने कहा कि वो इस बात की जांच करेगा कि निविदा को बीएमसी स्थायी समिति ने रोका था या सड़क एवं पुल विभाग ने ऐसा किया था। जो भी है, जिनका भी है ओनरशिप ब्रिज के साथ, तो ब्रिज को रिपेयर करना है, क्योंकि लाखों लोग मुंबई में ब्रिज के ऊपर, फुटओवर ब्रिज के ऊपर इस पार से उस पार जाते हैं, डेली जाते हैं। उसमें बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, बीमार होंगे, कई लोग होंगे, तो जान का खतरा है। तो उसको इन गुड रिपेयर रखना जो है, जो भी मेंटेनेंस एजेंसी है उनका जिम्मेदारी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे बीएमसी हो, कोई भी हो। तो हमें ये लगता है कि उन्होंने ठीक से उसको रिपेयर में नहीं रखा है।
सीएसटी फुटओवर ब्रिज हादसा बताता है कि प्रशासन ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। ये भी गौर करने की बात है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। इसके बावजूद ब्रिज से लोगों की आवाजाही जारी थी। सवाल उठता है कि इसकी इजाजत कैसे दे दी गई। शुरुआती जांच में ये भी बात सामने आई है कि ब्रिज के गर्डर पर जंग लगा हुआ था, जिसको बीएमसी के अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। कहा जा रहा है कि इसी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अगर सुधार नहीं हुआ तो ब्रिज को रोक सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं किया गया और ब्रिज से आवाजाही जारी रही। मुंबई पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में भी बीएमसी अधिकारियों की गलती की बात कही जा रही है। लंबे वक्त से ये मांग की जा रही है कि मुंबई के सारे जर्जर ओवर ब्रिज को दुरुस्त किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पहले ही बीएमसी को आदेश दिया था कि मुंबई शहर के सारे जर्जर पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। कोर्ट ने इसकी भी जानकारी मांगी थी कि कौन सा पुल कितना खतरनाक है। बीएमसी ने कोर्ट को बताया कि हम 445 खतरनाक पुलों की जांच कर रहे हैं। हालांकि 14 मार्च को जिस फुटओवर ब्रिज का हिस्सा ढहा वो सीएसटी ब्रिज इस सूची में शामिल नहीं था। इसका साफ मतलब है कि बीएमसी इसे सुरक्षित मानकर चल रही थी। उसकी परिभाषा है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऑडिट कैसे हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल सेफ्टी में मटेरियल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल्स के बाद उसका एग्जीक्यूशन और उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है और टाइम पे उसका मेंटेनेंस हो रहा है अथवा नहीं। अगर इन चीज़ों में कहीं कोई स्लैकनेस होता है तो ब्रिज के गिरने की संभावना बनती है। जैसे इसमें आपने कहा कि बीएमसी की, या इसमें बीएमसी ने कित मातहत इसमें आगे काम बढ़ाया था, उन्होंने क्या एक्शंस लिए थे और क्या उन्होंने इस पे कार्रवाई की जो ऑडिट रिपोर्ट आई, तो उसके बाद तय करना पड़ेगा कि कहाँ ये चूक रह गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और ये निश्चित इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिसका सामान उसकी जिम्मेदारी। 3 जुलाई 2018 को मुंबई के अंधेरी में फुटओवर ब्रिज हादसे में भी कुछ लोग घायल हो गए थे। उससे पहले 29 सितंबर 2017 को मुंबई में एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के समीप हुए फुट ओवर ब्रिज गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि अनेक लोग घायल हो गए। अचानक हुए इस हादसे ने लोगों को बचने के लिए सेकंड भर का भी मौका नहीं दिया। हालांकि ये अपने आप में कोई अजूबा और नई घटना नहीं है। तमाम सुधार के दावों के बावजूद देश भर में पुल गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी ही हुई है। बार बार होने वाले इन पुल हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं देश में हुए अन्य बड़े पुल हादसों पर। पुराने हादसों से अगर सबक ना ली जाए तो हादसे अपने आप को बार बार दोहराते रहते हैं और इन हादसों की भेंट चढ़ते हैं आम और निर्दोष लोग। मुंबई के लिए पुल हादसे की खबर नई नहीं है। यहाँ के ज्यादातर फुटओवर ब्रिज पुराने या जर्जर होने के बावजूद हर रोज लाखों लोगों का वजन उठाते हैं। ऐसे में हादसों का होना लाजमी है। हाँ, ये जरूर है कि तमाम रिपोर्ट्स और खबरें आने के बावजूद प्रशासन और संबंधित अधिकारी इन पुलों की मरम्मत के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। तभी तो बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2018 में जोरदार बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास गोखले ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए थे। हादसे में 1 साल पहले ही सेफ्टी ऑडिट के बाद इस फुटओवर ब्रिज को क्लीन चिट मिली थी। वहीं सितंबर 2017 में परेल एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज पर मची भगदड़ में 20 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। बाद में जब जांच रिपोर्ट आई तो हादसे की वजह बारिश को बताया गया। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के अपने गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये तीनों हादसाएं, ये 3 क्या 30 हादसा भी हो सकता है। तो उसको बहुत सही तरीके से, केवल खाना पूर्ति नहीं करना है, उसको बहुत सही तरीके से करना है। तो ये गलतियां हुई हैं पिछले, उन गलतियों को की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक जरूर प्रश्न चिन्ह है कि आप किस तरह से वो गिरा और फिर क्यों नहीं संभले। तो ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे पूरे कंस्ट्रक्शन पैटर्न को रिव्यू करने के लिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले 3 सालों में 2 बड़े पुल हादसे हुए।
मार्च 2016 में कोलकाता के बड़ा बाजार में विवेकानंद फ्लाईओवर गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई और करीब 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2.2 किलोमीटर लंबे विवेकानंद फ्लाईओवर का 41 मीटर लंबा स्लैब गिर गया था। हादसे के 2 साल पूरे होने के ठीक पहले IIT खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट में इस फ्लाईओवर को पूरी तरह से गिराने की सिफारिश की थी। IIT खड़गपुर की रिपोर्ट में फ्लाईओवर के बड़े हिस्से को खराब डिजाइन, घटिया सामान और खराब काम की वजह से असुरक्षित बताया था। रिपोर्ट में सरकार के ट्रैफिक सर्वे पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने IIT की रिपोर्ट से कोई सबक नहीं ली। विवेकानंद पुल हादसे के 2 साल बाद ही कोलकाता में एक और बड़ा पुल हादसा हो गया। सितंबर 2018 में कोलकाता के दक्षिण हिस्से में माजिरहाट पुल गिर गया। इस हादसे में 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 साल में हुए 2 बड़े पुल हादसे बताते हैं कि प्रशासन ने इस दिशा में रिपोर्ट मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। अब बढ़िया से बढ़िया आप पुल बना सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो अगर कोई पुल पुराना हो गया है और उसको कई बार आपने रिपेयर कर चुके हैं और फिर भी वो काफ़ी वीक है, लोड को ले नहीं पा रहा है, तो फिर आपको उस पुल को डिसमेंटल कर देना चाहिए, अबैंडन कर देना चाहिए और नया टेक्नोलॉजी के साथ, नया मटेरियल्स के साथ आप एक नया ब्रिज बनाइए वहाँ पे। तो ये सारा काम जो है, जो भी उसका मालिक है, जो भी इंचार्ज है, उनको ये करना चाहिए कि भाई पुराना निकालो और नया उसको बदलाओ, ले आओ। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो ये हादसा बार बार होता रहेगा। साल 2018 में वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हो गए। ये पुल वाराणसी कैंट से लहरतारा के बीच बन रहा था। पुल जिस समय गिरा उस वक्त पुल के नीचे ट्रैफिक जाम था। पुल के गिरते ही इसके गार्डर की चपेट में कई कारें और दोपहिया वाहन आ गए। जांच में पाया गया कि पुल निर्माण में खामियां थीं। जांच के बाद पुल निर्माण से जुड़े कई अधिकारियों और इंजीनियरों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की गई। बीते कुछ सालों में अगर पूरे देश में हुए पुल हादसे की बात करें तो इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इनमें साल 2006 में बिहार के भागलपुर जिले में ओवरब्रिज गिरने से 30 लोगों की जान चली गई। वहीं साल 2007 में हैदराबाद में पुंजा गुट्टा फ्लाईओवर के गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, अक्टूबर 2008 में लखनऊ में निर्माणाधीन पुल गिर गया। इसके मलबे में दबकर 6 लोगों की मौत हो गई। साल 2012 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 लोगों की दबकर मौत हो गई। साल 2014 में सूरत में फ्लाईओवर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि साल 2017 में बिहार के नवादा में ओवरब्रिज गिरने से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर के परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते रहने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बने हैं उसके आज की स्टेटस क्या है। इस जो कल का हादसा हुआ उसको देख के ऐसा लगा कि अगला कदम हमारा सुरक्षित है कि नहीं। अगला जो पैर पड़ा और सीधे मौत के मुंह में चले गए, तो इस तरह की अनिश्चितताओं को अगर जन्म दे रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो हादसा का सीधा है कि लापरवाही है, कहीं कुछ कोताही है या कहीं कुछ कंपल्सन्स हैं। ये 3-4 चीज़ के अलावा ऐसा नहीं है कि हादसा नहीं होता है, और देशों में भी होता है, लेकिन विथ मिनिमम कैजुअलिटी। इन हादसों से अगर सबक नहीं लिया जाएगा तो ये बार बार होते रहेंगे और निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। जरूरत है कि इससे जुड़े लोगों की जवाबदेही तय की जाए और हादसा होने पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कितना अच्छा हो अगर ये हादसे कभी ना हो। क्या ये संभव है? इस सवाल का जवाब है हाँ, ये संभव है अगर चौकसी बरती जाए। सावधानी ही दुर्घटना से बचाव है और इसके लिए कई उपाय मौजूद हैं जो बड़े हादसों को रोक सकते हैं। सेफ्टी ऑडिट एक तरीका है पुलों, इमारतों और सड़कों की हालत और सुरक्षा मानकों को मापने और मरम्मत या नवनिर्माण के सुझाव देने का। तो आइए जानते हैं क्या है सेफ्टी ऑडिट। देश में हर साल पुराने और जर्जर पुलों के साथ साथ निर्माणाधीन पुलों के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा इन पुल हादसों को रोकने के दावा करने के बावजूद
इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोलकाता और वाराणसी में हुए पुल दुर्घटना की जांच के बाद ये बात सामने आई कि पुल निर्माण के दौरान स्पष्ट रूप से इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी की गई। इसके साथ ही सुरक्षा मानकों का भी कड़ाई से पालन नहीं किया गया। संभावित नुकसान का आकलन नहीं करना और तकनीकी खामियां भी जांच के घेरे में आई। 1.5 साल के अंदर ही मुंबई में हुए 3 ओवरब्रिज हादसे इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर नियमों का पालन और पुल का सही रखरखाव किया गया होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। दरअसल जर्जर पुलों के रखरखाव और बड़े पुलों के निर्माण के लिए कई नियम तय किए गए हैं। अगर इन नियमों का सही से पालन किया जाए तो सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है। नियमों के मुताबिक पुल के निर्माण के समय जब काम चल रहा हो तो ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक होनी चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसे काम सिर्फ रात में करने की इजाजत होती है। इसके साथ ही फ्लाई ओवर ब्रिज के रखरखाव और जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। मसलन समय समय पर पुलों की जांच और उनके ऑडिट होते रहने चाहिए। इसके साथ ही पुलों के निर्माण में लगे स्टील और कंक्रीट की गुणवत्ता की जांच भी बेहद जरूरी है। इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि पुल कितना भार वहन कर सकता है। देखिए 3 तरह की होती है कि एक तो अगर आप किस तरह के बिल्डिंग या डिज़ाइन करते हैं तो उस समय पहले अकाउंट फॉर करना चाहिए कि एक तो होता है कि एक नॉर्मल कंडीशंस में ये कैसे बिल्डिंग परफॉर्म करेगी, चाहे वो पुल हो, फ्लाईओवर्स हो या हमारे बड़े भवन हो। दूसरी जो बात है कि अगर हम एक विपत्ति का टाइम आता है जैसे डिजास्टर्स होते हैं, जब एक्स्ट्रा प्रेशर होता है तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को अगर दिल्ली में बना रहे हैं तो दिल्ली जैसे जोन 4 में है, हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन में, तो वो क्या स्ट्रक्चर विथस्टैंड करेगा या नहीं करेगा, तो उसका भी विश्लेषण ये बनाने के समय प्लानिंग के स्टेज पे करने की ज़रूरत है। दूसरा जब स्टेज आता है, एक बार प्लानिंग होता है तो एग्जीक्यूशन का स्टेज होता है। एग्जीक्यूशन के स्टेज में हमें मटेरियल और डिज़ाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और तीसरा जो है ये प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग, जब बिल्डिंग ऑपरेशन में होता है तो उसे किस तरह से मॉनिटर करें। ब्रिज छोटा हो या बड़ा, उसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वजन सीधे तौर पर ब्रिज पर ना पड़े। सीधे भार पड़ने से ब्रिज के टूटने और ढह जाने की आशंका ज्यादा होती है। साथ ही फ्लाईओवर ब्रिज की डिजाइन और समय समय पर उनका मेंटेनेंस भी जरूरी है ताकि भार वहन करने की उसकी ताकत बनी रहे। ठीक तरीके से एक ऑडिट करवाइए और ऑडिट करवाने के बाद फिर जो भी वो ऑडिटर्स बताते हैं वो सारा काम आपको करना चाहिए। तो जब तक आप नहीं करेंगे तो ये हादसा होते रहेंगे। तो इसमें पैसा खर्च करने का ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों लोग उसमें चलते रहते हैं। तो आपको मालूम है कि लोड कितना है, एक समय पर एक ब्रिज के ऊपर कितने लोग खड़े होते हैं, कितना लोडिंग है, ये सारा कैलकुलेशन, ये तो इंजीनियरिंग का तो ये फंडामेंटल चीज़ है। जनवरी 2019 में रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया था पूरे देश में रेलवे के अधीन छोटे बड़े कुल मिलाकर 1,47,523 पुल आते हैं। इनमें 92% पुल छोटे पुलों की कैटेगरी में आते हैं। समिति ने इनमें से 37,689 पुलों की पहचान की जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन पुलों की मरम्मत की तत्काल जरूरत है, वरना कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फ्लाईओवर ब्रिज के बढ़ते हादसों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही आम लोगों को भी यातायात के सामान्य नियमों को पालन करने की जरूरत है ताकि प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में मेरे साथ इतना ही, लेकिन विशेष के इस अंक को आप राज्यसभा टीवी चैनल के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।